हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन की। और जैसा कि मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई थी हेल्प के लिए कि एग्ज़ाम के लिए सर इन टॉपिक्स पे आपकी मदद कर दी जाए। मैंने पूछा भी था आपसे और मेरी दिली इच्छा भी है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। उन टॉपिक्स में से एक था ऑल चैप्टर्स केस स्टडी, कि सर केस स्टडीज भी कुछ करवा दीजिए जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। तो ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स की केस स्टडी की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा मिल जाए कि कैसे सवाल बन सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज हम लोग, और एग्जाम की मोदी मिसाइल, ये इसका पूरी सीरीज का आपका टाइटल चल रहा है, एग्जाम की मोदी मिसाइल, जिससे आपका काम बन जाए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट करने से पहले मैं याद दिलाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत ही सॉलिड लिंक्स हैं, जिसमें वन शॉट वीडियो मिलेंगे जो कि डिटेल्ड वन शॉट वीडियो हैं। 2.5-3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी हां, पूरा, कुछ भी टॉपिक छूटा नहीं है उसमें। अगर उससे बाहर का कुछ पूछा जाएगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इतना कर लूं तो हो जाएगा। क्या सर? हो जाएगा। उस वन शॉट में डेरिवेशंस नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं, उस डेरिवेशन का वीडियो अलग से बना दिया है, अलग अलग चैप्टर वाइज भी बनाया है और वन शॉट भी बना दिया है। एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आप जो चाहे देखें। साथ में पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी चैप्टर वाइज वन शॉट है, जो कि बहुत ही सॉलिड है। सुपरलेटरी, क्या बोलना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का एक्सप्लेनेशन है। मजा आ जाएगा आपको देखकर। बिल्कुल देखिए, और भी बहुत कुछ है। मैं सारी चीज बताऊंगा तो 10 मिनट बताने में लग जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपकी हेल्प के लिए तैयार है। एक से एक वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सारी मदद ले सकते हैं। चलिए बात को आज स्टार्ट करेंगे। बताना इसलिए जरूरी है, आप इधर उधर भटके उससे बढ़िया है यहीं पर आपको स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी वीडियो फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आने वाली मिलेगी, और एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए आज की बात कर लेते हैं केस स्टडीज की। तो ये आ जाता है साहब चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा आप जानते हैं, इसकी भी कोई स्टडी लेते हैं, और ये रही केस स्टडी। उसके बारे में जो बातें पूछी गई हैं उसको भी जवाब देंगे हम लोग। तो केस स्टडी पहले पढ़ लेते हैं। ये केस स्टडी हमारी पहली केस स्टडी है। पूछ रहा है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर। Electromagnetic waves carry energy as they travel through space, and this energy is shared equally by the electric and magnetic fields. जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में बराबर बांट लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सिलेट कर रहे होते हैं। हमको मालूम है, वैसे भी इन्होंने केस स्टडी में बताया भी है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves is the energy in unit volume of the space through which the wave travels। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी ये कैरी कर रही है। तो केस स्टडी में आप ध्यान रखिएगा, केस स्टडी जो एग्जाम में आएंगी वो आपकी कोर्स की पढ़ाई से ही लिंक्ड होंगी। तो आप जो पढ़े रहेंगे उसी से लिंकेज होगा उनका, तो पढ़ाई वहां पर काम आएगी। तो पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए बात को समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटेड, मतलब जिस डायरेक्शन में चलती है, चलने को प्रोपोगेटेड या प्रोपोगेशन बोलते हैं। प्रोपोगेटेड परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन या चलती है वेव। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ ई और बी, दोनों की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर चलती है। तो आखिर उसका डायरेक्शन क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? ई डॉट बी, ई क्रॉस बी, बी डॉट ई, दोनों वेक्टर हैं, बी क्रॉस ई। जल्दी से दीजिए आंसर, आप समझ पाए होंगे। आंसर इज बी। तो आपको याद रखना होगा कि ई क्रॉस बी जो होता है प्रोपोगेशन ऑफ द वेव का डायरेक्शन होता है। प्रोपोगेशन
ऑफ EM वेव। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पहला सवाल हो जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे में पूछा है फंडामेंटल पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? जल्दी से क्विक फटाफट आप कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। फोटोन, इलेक्ट्रॉन, फोनॉन, प्रोटॉन। ABCD में क्या आंसर है आपका? जल्दी से रिप्लाई करें, कमेंट करें और अपना प्यार शेयर करें। देखें क्या आंसर करने वाले हैं। आपको उम्मीद है मालूम होगा। आंसर इज फोटोन। तो इसका आंसर है बेटा फोटोन। फोटोन होता है फंडामेंटल पार्टिकल। hν इसकी एनर्जी होती है और डिटेल बात कभी और करेंगे। कम से कम इसका जो आंसर है वो फोटोन है। आगे एक कदम और बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसफर नेचर होता है। ये किस इंसिडेंस, किस फिनोमिना से प्रूफ हुआ था पक्के तौर पर? तो 4 फिनोमिना लिखी है। पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। आपका क्या आंसर आने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर है पोलराइजेशन। आंसर ए लिख देता हूं। तो आंसर इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वो फिनोमिना है जिससे ये सिद्ध हुआ था, प्रूफ हुआ था, साबित हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अगली बात करते हैं। फॉर ए वेव प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। यानी अगर किसी मीडियम में आप EM वेव चल रही हैं तो इन चारों प्रॉपर्टी में एक ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जो औरों से अलग है। वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ऑल दीज डिपेंड ऑन ईच अदर। तो कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है जो डिपेंड नहीं करती या औरों से भिन्न है? तो आप आंसर कमेंट करके बताएं। आपको दिखाई पड़ गया होगा कि साहब जो फ्रीक्वेंसी होती है ये औरों पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी अगर EM वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा भी रही हैं, उसकी वेलोसिटी, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो चेंज कर जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करती। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, वेवलेंथ भी चेंज करती है, वेलोसिटी भी, लेकिन फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज। DNA होता है फ्रीक्वेंसी, समझ लीजिए आप किसी वेव का। तो नंबर 5 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो EM वेव का क्या होता है? बताएं, आंसर करें, जल्दी से दिमाग चलाएं और कमेंट करके फटाफट बताएं। इन अपोजिट फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि E एंड B अपोजिट फेज में होता है और आपस में परपेंडिकुलर होता है। इन अपोजिट फेज एंड पैरेलल टू ईच अदर। इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन फेज एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसका सही आंसर है, आंसर इज C। इन फेज जो E और B होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो इन फेज होते हैं, इन सेम फेज, हार्मोनी में होते हैं, और साथ में परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो होते ही होते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो होगा, वैसे नहीं पढ़ा तो याद रखिए। E एंड B सेम फेज में। ज्यादा डिटेल के लिए वन शॉट वीडियो देखिए, क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है। E और B यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब जब E वाला टॉप पे पहुंचता है, पीक वैल्यू अचीव करता है, तो B भी पीक वैल्यू अचीव करता है, और E जब मिनिमम वैल्यू अचीव करता है तो B भी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है। यानी एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, दोनों दोस्ती निभाते हैं और साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं। तो ये कहानी थी पहले केस स्टडी की। आज आते हैं अपने दूसरे नंबर की केस स्टडी पर। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की केस स्टडी है, देख लेते हैं इसको। तो ऑल द नोन रेडिएशंस फ्रॉम ए बिग फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच स्ट्रेच ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ। बढ़िया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूड रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट वेव्स, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। बहुत अच्छी बात। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अकॉर्डेंस विद देयर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी
into distinct groups having widely differing properties in electromagnetic spectrum। भाई इनको एक बढ़ते या घटते वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में रखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। उसी के ऊपर सवाल बना रखा है, तो लिखा है विच वेवलेंथ ऑफ द सन इज यूज्ड फाइनली एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो सन से हमारी रेज आती हैं उनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन सी चेंज हो जाती है? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजुअल लाइट, माइक्रोवेव्स। इनका आंसर होगा, आप कमेंट करें जल्दी से, तेजी से कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। वीडियो पॉज करें, तुरंत कमेंट करें। आप समझ गए होंगे, आंसर इज बी। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो अल्टीमेटली हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं सोलर सेल वगैरह पे पड़ बढ़ के। ठीक, तो ये कहानी इसकी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये सब देखिए बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर में, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, अगड़म बगड़म झगड़म तो ये एक्सरे, गामा रेस, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी। तो आप जानते ही हैं, इसको कौन सा एक्सप्लेन करने की बात है भाई। तो आंसर इसका क्या आया? कौन सबसे लंबी किसकी है? सबसे लंबी वेवलेंथ है डी, रेडियो वेव्स। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारी रेडियो वेव्स हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ध्यान रखिए, नॉट वर्ड पे कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो हमें नॉट दिखता ही नहीं है। कई बच्चे बहुत जल्दीबाजी में कर रहे होते हैं, नॉट देखना भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कि नॉट दिख ही नहीं रहा है भाई, तो आंसर भी गड़बड़ हो जाता है, आंसर भी आप गलत लिख देते हैं। तो नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। एक्सरे, गामा रेस, कैथोड रेस, इंफ्रारेड। क्या जवाब है आपका? आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, आंसर इज सी। कैथोड रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है। बहुत सुंदर बात। तीसरे के बाद आ गया समय चौथे सवाल का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। बोल दो, आज तुम बोल दो और नंबरों का दरवाजा खोल दो। तो तुमने खोल दिया दरवाजा और आपके ऊपर हो गई है, आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए, घर आ रहे हैं आपके ट्रक में लाद के। तो आपको मिल गया है आंसर सी, गामा रेज। मजाक अपनी जगह, लेकिन ध्यान बनाए के रखिएगा। गामा रेज, तो गामा रेज है किसकी? जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है। नंबर 4 सवाल हो जाता है। नंबर 5 की तरफ चल लेते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये पहले पढ़ना कि डिक्रीजिंग लिखा है कि इंक्रीजिंग लिखा है, नहीं गफलत हो जाती है गफलत मतलब कंफ्यूजन, है ना। और ये वेवलेंथ है कि फ्रीक्वेंसी, ये भी ध्यान देना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। तो कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सबसे छोटी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो अंत में होनी चाहिए इन चारों में। तो इन चारों में सबसे छोटी जो होती है, ये तो निशानी नहीं खींचा, वो होती है गामा रेज। तो सबसे अंत में गामा रेज होनी चाहिए। तो सबसे अंत में गामा रेज इसमें और इसमें मिली, ये देखो। तो ये बीच के दो तो हो ही नहीं सकते हैं, मतलब इधर काटो तो ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है। गामा रेज का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, डिक्रीजिंग लिखा है तो सबसे छोटा वाला अंत में होगा। तो इन दोनों में ही देख लेते हैं। अब अल्ट्रावायलेट बराबर है, इंफ्रारेड इधर है और माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, क्योंकि माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो ऑर्डर इज ए, देख पाए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ये 2 केस हट जाता हूं, ये तो समझ गए होंगे। ये 2 केस स्टडी हो जाती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड हैं। अब चलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 ना बोलें कि चैप्टर नंबर 9 बोल देते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, रे ऑप्टिक्स पर। उस पर भी केस स्टडी लगाते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो। आइए चलते हैं रे ऑप्टिक्स पर, आइए।
तो बच्चों अभी हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 9 यानी रे ऑप्टिक्स की केस स्टडी। इंटरेस्टिंग केस स्टडी होती है और इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी भी केस स्टडी मैंने एक ले ली है और एक लेंस के ऊपर ले ली है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये देख लेते हैं। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पर केस स्टडी की बात करेंगे हम लोग। तो ये पहला केस स्टडी आपके सामने है। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3, इमेज ऑफ ए वाइट ऑब्जेक्ट इज कलर्ड एंड ब्लर्ड बिकॉज म्यू हेंस एफ ऑफ लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स या वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस वजह से जो फोकल लेंथ होती है लेंस के लिए बदल जाती है। इस वजह से आपको इमेज ब्लर दिखती हैं। अभी आपको समझा देंगे। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन बोलते हैं इसको। अभी सवाल एक है वहां एक्सप्लेन कर देंगे आपको। एज म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू आर लिखा है, देयरफॉर एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी। ये यहां पर द डिफरेंस एफ आर माइनस एफ वी इज ए मेजर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबेरेशन। Focal length for mean color is f is under root fr into fv. Using lens maker's formula for mean color of light, we have 1 upon f is equal to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, where f is the focal length of mean color and mu is the refractive index of the mean color. ठीक। अब इसके ऊपर जैसे इसमें सवाल है क्रोमेटिक एबेरेशन के ऊपर, उस समय मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है, एफ आर माइनस एफ वी, यही समझ लीजिए थोड़ा सा। ये अगर लेंस है ना, तो यहां से कोई रे जब पड़ती है इसके ऊपर, सपोज करिए ये रे पड़ रही है, तो इसमें अगर व्हाइट कलर की रे है तो रेड कलर और वायलेट दोनों होगा, या दो तरह की रे डाल रहे हैं। तो पता लगा रेड वाली कहीं जाकर, थोड़ा आगे बढ़ा दो, रेड वाली मान लीजिए यहां जाकर मीट आउट हो रही है और वायलेट वाली यहां मीट आउट हो रही है। तो इन सबके बीच में कलर फैले हुए दिखते हैं, दोनों के लिए सेम फोकल लेंथ नहीं होती, तो ये कलर फैल जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। इसी का इन्होंने जिक्र किया है। अब ये पैरेलल रे थी, तो ये वायलेट कलर के लिए एफ वी लिख देते हैं इसको, इस वाले डिस्टेंस को, और रेड के लिए यहां से यहां तक को एफ आर लिख देते हैं। तो ये एफ आर माइनस एफ वी जो लिखा है, इसको क्रोमेटिक एबेरेशन बोलते हैं, इस डिस्टेंस को क्रोमेटिक एबेरेशन। और इसको ठीक भी कैसे करते हैं आगे मैं इसी में क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने इसलिए बताया कि आप ये जान जाएं कि क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है। क्रोमा मतलब कलर, एबेरेशन मतलब कोई गड़बड़ी होना, एरर होना, वो क्रोमेटिक एबेरेशन होता है। खैर, इस सवाल को लेते हैं। मैंने इसलिए बताया कि आप जब समझ ही रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझा दूं लगे हाथ। तो फोकल लेंथ ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब जानते ही हैं कि अगर इस तरह का लेंस है तो इसका R1 R2 बराबर है। ये आपका R1 है, तो R1 को विद साइन, अगर रे मान लीजिए ऐसे आ रही है तो रे के अपोजिट नापोगे ना तो ये माइनस R हो जाएगा। और ये अगर R2 है तो इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में नापोगे तो प्लस R हो जाएगा, और इसका इस डायरेक्शन में नापोगे तो माइनस R हो जाएगा। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों का R R है, तो ये इसके लिए इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब मैग्नीट्यूड R R है, इक्वी। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और एयर में इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यही R निकालना है इस सरफेस का। अब ये न्यूमेरिकल हो गया, ऐसा न्यूमेरिकल केवल आ जाता है आपके यहाँ, ये तो केस स्टडी में है। देखिए बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप पहचानते हैं, मेकर्स फॉर्मूला आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर ध्यान से आप ये सब पढ़ लेंगे तो। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एयर में क्योंकि रखा है तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बन जाता है बेटा। ये क्योंकि एयर में रखा है इसलिए। अब यहां पे सीधे मैं फॉर्मूले में वैल्यूज डाल रहा हूं। 1 अपॉन 20 ये दे रखा है 20, और म्यू की जगह 3/2, ठीक है ना। और R1 की जगह डालोगे तो 1 अपॉन R, और ये माइनस साइन के साथ डालोगे तो प्लस 1 अपॉन R।
माइनस के साथ डाला है, लंबा नहीं कर रहा हूं, इतने समझदार आप हैं। अब ये हो गया 2/r, ये क्या हुआ 1/20, 3/2 में 1 घटाओगे, 2 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये 2/r हो जाएगा, ये 2 मर गया, 1/r, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया हमारा। है थोड़ी, बस थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, बाकी मस्ती। तो आंसर क्या मिला है, कहाँ है 20, ये है 20, सी। तो आंसर इज सी। कहाँ लिख दूं, यहीं लिख दो बड़ा बड़ा। तो आंसर इज सी। इस तरीके से आपको निकालना चाहिए। देखिए मैंने पूरा समझा मारा आपको, हट भी जाता हूं स्क्रीन से जैसे आप समझ पाएं। और ध्यान रखिए, तो केस स्टडी का न्यूमेरिकल है, अलग से ही ये न्यूमेरिकल आ सकता है 3 नंबर का। और आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए इसी पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए लिया है ये केस स्टडी। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर। अब इस लेंस को क्या किया, पानी में डुबकी लगवा दी इसकी, यही किया है ना। हाँ, ये फोकल लेंथ को पानी में रख दिया है। पानी, जल, मछली जल की रानी है, पानी उसका पानी है। तो अब आपको ये देखिए, इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, कितना दिया था, 3/2 दिया था। और वाटर का आपको मालूम होना चाहिए, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 4/3 होता है अमूमन, जब तक कहा ना जाए। तो ये जब पानी में रखा, तो अब इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये साहब पूछ रहे हैं। अब फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला अब असली वाला लग जाएगा। असली का मतलब एयर में नहीं है। तो अब ये फॉर्मूला क्या होता है, μg/μ वाटर -1/1/r1 -1/r2। बात खत्म। फॉर्मूला लगा दीजिए। μg की वैल्यू कितनी है, 3/2, और वाटर में 4/3 -1, और इसको तो r1 r2 निकाला था पीछे से, 20 आया था, तो ये 1/20 और माइनस साइन के साथ, तो 1/20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 ये आ जाएगा 9/8 -1 1/10, 8 1/8 इंटू 1/10 यानी 1/80, यानी FW की वैल्यू हो गई 80 सेंटीमीटर, है ना। कितना आसान है ये सब। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर आ गया। ये भी देखिए अलग से न्यूमेरिकल आ जाता है। आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप पढ़ने में विश्वास रखते हैं, जो कि इस समय तो रखते ही होंगे, इस एग्जाम से पहले तो बड़े बड़े KGF 2 भी विश्वास रखेगा पढ़ाई में इस वक्त, है ना। हाँ। चलो खैर, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब बड़े बड़े जो वो हैं धुरंधर खिलाड़ी जिसे बोलते हैं, खैर लखनऊ की भाषा में बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज किए जाते थे, पता नहीं आपको सुना नहीं सुना है, यहाँ एक बोलते थे ना बकैत, आपने सुना नहीं सुना है। जो हम लोग के समय में यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोग पढ़ते थे, वैसे तो स्कूल में भी वो कहते कई लड़के होते ना, हम थोड़ा सा भौकाल झाड़ते हैं, वो वाले वो बोलते बकैत, बकैती झाड़ रहे हैं। तो जो बकैत टाइप के लड़के होते हैं वो भी इस समय पढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, भले पहले ना पढ़े हो। एनीवे, मजाक अपनी जगह है, करना भी चाहिए, मजाक अपनी जगह है, क्यों नहीं करें भाई। कैरियर से खिलवाड़ तो बिल्कुल गलत बात है। कुछ भी करें, पढ़ाई जरूर करें। पढ़ाई केवल नंबरों के लिए नहीं, पढ़ाई आपका जीवन बनाती है। भाषण नहीं देंगे इस वक्त, देने का समय ना आपके पास है, ना आप लेने के मूड में है। अगला सवाल पकड़ लेते हैं, समय कीमती है इस समय। तो ये एक और सवाल, इसमें देखिए म्यूवी लिखा है। म्यूवी लिखने का मतलब क्या होता है, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए मैं समझाता भी चलूंगा, आपको मजा आए, जिससे कॉन्सेप्ट भी बने। रेड कलर के लिए 1.5, और R1 दिया है, लिखा है, मैं क्यों दोबारा लिख रहा हूं पता नहीं, और R2 लिखा हुआ है -20 सेंटीमीटर। और क्रोमेटिक एबरेशन की बात है लेंस की। मैंने आपको पीछे ये रिश्ता क्या कहलाता है समझाया था, कि यहाँ पे अगर आप रे डालेंगे, ये टपकेगा यहाँ रेड कलर के लिए, और वायलेट के ये यहाँ टपकेगा, तो ये फोकल लेंथ हो जाती है MFR, ये हो जाती है
FV। तो ये क्रोमेटिक एबरेशन जो होता है, क्रोमेटिक एबरेशन CB शॉर्ट में लिख दिया, समझ पाए होगे। ये FR माइनस FV निकालना है, केस स्टडी में दिया भी था। तो FR माइनस FV निकालना है तो पहले निकालोगे क्या, FR 1/FR, ठीक। जिसे FR क्या FV निकाल लेते हैं पहले, तो FV और इसको लिखा μV माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यही निपटाने की कोशिश करते हैं। μV कितना है 1.6 माइनस 1, R1 R2 डालोगे तो अब समझदार हो, 20 डालोगे तो 1/10 2/20 लिख देता हूं एक बार। चलो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6/100। ये 0.6 आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा, दिख रहा है ना। 0 बढ़ाओगे तो 6/100 मिलेगा। और फिर FV को और कैलकुलेट करोगे तो 100/6 आ जाएगा, 100/6 यानी सेंटीमीटर में 16.7 सेंटीमीटर। तो ये आया FV। अब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, मतलब FR के लिए मैं सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूं। फॉर्मूला तो अब सीख ही गए, यही फॉर्मूला ठोकना था। तो FR की वैल्यू कितनी है 1.5, और यहां R तो वही आएगा 2/20। अभी आ जाएगा 0.5, ये 1/10 है, 5/20। 5/20 का मतलब 1/, मतलब आप समझ पाए होंगे 5/20 यानी सही लिखा है। यह आ गया 0.5, 1/10, 5/100 यानी 1/20। तो FR कितना हो गया, FR हो गया 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये भी निकल आया। तो क्रोमेटिक एबरेशन कितना रहा, क्रोमेटिक एबरेशन जो कि हमारी वैल्यू होती है FR माइनस FV, यानी 20 सेंटीमीटर में 16.7 घटा देना चाहिए, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इज बी। तो बी इज द करेक्ट वन। इस तरह से आ जाए तो कर दीजिएगा। ये भी लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, आपके लिए ये भी हाजिर है जिससे आप अच्छे से कर पाएं। अगला स्क्रीनशॉट या समझदारी दिखा चुके होंगे, एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस सवाल पे आ जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अभी लिखा है ए गिवन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 3/2 कैन बिहेव एज कॉनकेव व्हेन इट इज हेल्ड इन ए मीडियम ऑफ म्यू। अब आप देखिए क्या होता है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो म्यू है वो 3/2 है, तो ये कॉनकेव की तरह बिहेव कर सकता है क्या? आंसर है कर सकता है। इसके जो बाहर वाला मीडियम है ना, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम इसको इससे ज्यादा कर दें, इसको मैं म्यूजी लिख देता हूं, इसका इससे ज्यादा कर देंगे तो ये कॉनकेव बन जाएगा। यानी जब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से ज्यादा हो जाएगा, देन लेंस convex lens will behave like concave lens। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई होगी। जब भी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये अपना नेचर बदल लेगा, ठीक। तो इसके हिसाब से 3/2 से बड़ी इसमें कौन सी वैल्यू है? ये डी वाली बड़ी वैल्यू है। तो आंसर इज डी। इस तरह से भी सवाल किए जाते हैं, तो इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं और कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लॉजिक लगा के काम बना लिया। तो ये आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल यानी इस केस स्टडी का अगला फटाफट कर लेते हैं। ये देखिए अगला पकड़ते हैं। क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ ए लेंस कैन बी करेक्टेड। ये जो क्रोमेटिक एबरेशन हो रहा था इसको ठीक करने का क्या तरीका है? आपने देखा था ना अभी। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या रहता है? प्रोवाइडिंग डिफरेंट सुटेबल कर्वेचर टू इट्स टू सर्फेसेस
इनको अलग अलग R1 R2 को बदल देवें, उससे ना ठीक हो पाता है। प्रॉपर पॉलिशिंग ऑफ टू सरफेसेस, इससे भी काम नहीं बनेगा। सुटेबली कंबाइनिंग इट्स विथ अनदर लेंस, इससे काम बनता है, एक और लेंस हम लगाते हैं इसके आगे, है ना। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। हम लोग एक दूसरा लेंस यूज करते हैं इसके साथ जो वापस V को R से मिला देता है। ये ऐसे कर रहा है, उसका उल्टा, जैसे प्रिज्म में करते नहीं, उल्टा प्रिज्म लगा दो। तो डिस्पर्जन नहीं पढ़ा होगा लेकिन 10th में तो या कभी सुना होगा, है ना, लाइट बिखेर देता है प्रिज्म तो वापस कर देता है, यही काम ये कर देता है, उल्टा लगा दो V को R पे पहुंचा देगा, खेल खत्म बस। तो ये हो गया केस स्टडी का समापन, जो केस स्टडी रे ऑप्टिक्स से जुड़ी थी। अब रे ऑप्टिक्स से एक और केस स्टडी जुड़ी है, क्योंकि TIR की मैंने बात की थी, तो उसको भी कर लेते हैं। ये केस स्टडी नंबर 4, जिससे आपको एक अच्छा हिसाब किताब बने। मैंने कहा है कि मेरे जो वीडियो हैं वो हाई क्वालिटी वीडियोस हैं, मैं ताकत और मेहनत से वीडियो बनाता हूं, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हो सकता है वीडियो की इस बार तो मैं संख्या भी खूब की है, फिजिक्स में बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए हैं, इसलिए आपका प्यार, यानी प्यार आप कैसे देंगे? लाइक बटन दबा के और कमेंट करके, जो मुझे पता चलेगा कि मैं जो मेहनत किया हूं उससे आपको राइट सेंस में पॉजिटिविटी के साथ फायदा हुआ है। आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। खैर, अगला केस स्टडी को पिकअप कर रहे हैं हम लोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना दैट इन्वॉल्व्स द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द इंसिडेंट लाइट ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये क्रिटिकल TIR की कंडीशन पहली है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये दूसरी कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन मेट होती हैं तभी TIR होता है। फॉर द पेयर ऑफ द मीडिया इन कॉन्टैक्ट, फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन वी कैन शो दैट म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ये आपने पढ़ रखा होगा निश्चित तौर पर। अब ये सवाल पूछते हैं कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए वेयर म्यू ऑफ ग्लास इज 3/2, ये मान लीजिए यहां ग्लास है, फोटो बना देंगे तो आपका दिमाग चलेगा, और एयर था, ये नीचे एयर है, ऐसे रे मान लो आ रही होगी। ठीक, अब इसके लिए जो म्यू है ग्लास का वो कितना है? 3/2। तो क्रिटिकल एंगल पूछा है C, हम जानते हैं म्यू जी इज इक्वल टू 1/sin c होगा, तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा कांड है? sin c इज इक्वल टू 1/μg, तो 1/μg कितना था, कहाँ गया? 3/2, मतलब 2/3 हो गया। तो C की वैल्यू निकालनी हो, 2/3 का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना इसको याद कर लीजिएगा कुछ वैल्यूज। तो C की वैल्यू क्या हो जाती है? साइन इनवर्स 0.667, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 41.8 डिग्री। कुछ बेसिक वैल्यू होती हैं जो हमको याद रहे तो अच्छा रहता है, जैसे 2/3 की साइन C 2/3 है तो 41.8 डिग्री रहती है, याद रख लीजिए तो ठीक है, नहीं याद रख पाए तो कई बार वैल्यूज दी भी रहती हैं इसके अंदर। ठीक, अगर दी रहेंगी तो काम बन जाएगा, वरना ये बेसिक वैल्यूज हैं 41 2 3 वैल्यूज होती हैं जो बेसिक चलती हैं फिजिक्स में, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां भी ये याद रखनी पड़ती हैं। खैर, तो साइन इनवर्स 2/3 कहीं पर आ जाए तो 41.8 डिग्री हो जाता है, और यहां पर इसके हिसाब से आंसर आपका बन जाता है A। आगे भी 1-2 वैल्यूज ऐसी आएंगी जो थोड़ी याद रखी जा सकती हैं, या फिर आपको अगर दी होंगी क्वेश्चन पेपर में तो उसका लाभ आप ले पाएंगे। चलिए, खैर मेथड समझ लीजिए, बाकी जैसा आएगा वो आपको मिलेगा। मेथड इज दिस वन, बिल्कुल सरल है, कोई टेंशन नहीं है। अगला भी ऐसा ही सवाल होगा, देखिए, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस, वही नाटक। अब ग्लास था तो ये वाटर है, कौन बड़ा कांड कर लेंगे ये हमसे? जब हमें कॉन्सेप्ट आता है तो क्या दिक्कत है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव, पीछे क्रिटिकल एंगल पूछा था, अब ये उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin c होता है ना बच्चों? तो 1/sin कितना है? 48.6। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/0.75। अब इतनी कुछ बेसिक वैल्यू याद कर पाए अप्रोक्सीमेटली तो याद कर सकते हैं, वरना इस सवाल में दिया होगा, चिंता ना करें आप। और 0.075 को लिख सकते हैं कितना?
3/4 यानी ये 4/3 वैल्यू आ जाएगी। 4/3 का मतलब है आंसर इज सी। तो ये आंसर हो गया आपका सी। अक्सर आपको केस स्टडी में कुछ वैल्यूज दे सकते हैं, ये दे देते हैं, तो आप लोड मत लीजिएगा ये वैल्यू कहां से आ गई, कैलकुलेटर तो रहता नहीं, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, मेथड देख लीजिए। अब यही केस स्टडी आएगी तो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे वो, इतना चिंता मत करिए, हजारों लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। खैर अगला मेथड को पकड़ के रखिए। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा पकड़ लेते हैं बेटा। क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस फॉर वॉयलेट कलर इज 49 डिग्री। वॉयलेट कलर के लिए 49, इट्स वैल्यू फॉर रेड कलर। हम ये जानते हैं कि म्यू की वैल्यू जो होती है 1/sin के अकॉर्डिंग चलती है, इतना हमको मालूम है, या ऐसे लिख दो sin c इज इक्वल टू 1/μ। और हमें ये पता है कि म्यू जो वॉयलेट होता है वो छोटा होता है म्यू रेड से, ये हमें जानकारी रहती है, फोकल लेंथ अभी देखा था हम लोगों ने। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है इसी का उल्टा हो जाएगा, CV इज ग्रेटर देन CR हो जाएगा। तो अगर हमारा वॉयलेट के लिए 49 डिग्री है तो रेड का कहानी क्या होगी? रेड के लिए पूछा है, उल्टा लिख गया क्या? तो क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस फॉर वॉयलेट कलर इज 49, तो सी करेक्ट आंसर विल बी जस्ट बिलो, यानी 48 डिग्री आ जाएगा फिर तो इससे जस्ट बिलो की बात कर दें तो आंसर विल बी 48 डिग्री सी। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि वॉयलेट के लिए तो भाई 49 बोला था तो रेड के लिए सर ने 48 ही क्यों लिया, फिर उससे छोटा तो क्या बोलते हैं 42 क्यों नहीं लिया। ये बेसिकली 52 था, 42 लिख दिया गया था। तो ये आप इस ऑप्शन के हिसाब से लेके चलें, अब समस्या दूर हो जाएगी आपकी। ये ऑप्शन अब आपके पास है तो ये मामला ही दूर हो जाता है। तो 49, 50, 48, 52, तो इससे छोटी वैल्यू चाहिए, तो छोटी वैल्यू 48 ही मिल रही है आपको, लफड़ाई खत्म हो गया आपका। ठीक, तो CR की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, छोटी इज 48, तो आंसर इज सी। ठीक, ये आपका तीसरे नंबर का सवाल इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नंबर चौथा लेते हैं केस स्टडी का, नंबर 4। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन इसके सॉल्यूशंस बनते थे, देखते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वीट में भी आया हुआ है, कोई दिक्कत बात नहीं। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज हेल्ड एट ए डेप्थ ऑफ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ये एक पानी का सरफेस है, पानी भरा है, ये ऐसे पानी भरा है, मान ये पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक, और नहीं भर रहा हूं, और यहां कहीं एक सोर्स है लाइट का, S लिख दो, और यहां से डेप्थ इसकी कितनी है h, यहां से जो डेप्थ की बात की जाए इसको लिख देते हैं OS विल बी h। If C is the critical angle of air water interface, the diameter of the circle of the light coming from water। अब यहां पे जो देखिए यहां से लाइट जा रही जब होगी तो क्रिटिकल, यहां से अगर नॉर्मल गिराएं आप तो ये जो एंगल है ये जब क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो ये इंटरफेस से लाइट निकल जाएगी। क्रिटिकल एंगल का यही मतलब है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जा रही है। जब ये इंसिडेंस वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ तो ये क्या हुआ, इंटरफेस से लाइट निकल गई। और ये C अगर है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दिस एंगल बिकम्स आल्सो C, और यही काम यहां हो जाएगा। ये अगर एंगल C है तो ये एंगल अगेन विल बी C। तो ये आपको जो रोशनी आएगी, बाकी रोशनी तो निकल गई इधर से, ये रोशनी इतने से मिलेगी आपको, ये कोन जैसा बन जाएगा सीन, इतने से रोशनी मिलती हुई दिखेगी। समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब इन दो पॉइंट्स को मैं किसी दूसरे कलर से लिख दूं, A और B, ये O लिखा था मैंने, ये S दिख ही रहा है आपको, तो ये ABO, ये तो ये इस सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब हमको यहां पे क्या निकालना है, द डायमीटर ऑफ द सर्किल, इसका AB निकालना है हमें, AB। चलिए निकाल लेते हैं, कोई परेशानी यहां पे है नहीं। तो SO की वैल्यू h दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या रहा, डायमीटर
ऑफ सर्किल, उसे हम कह देते हैं 2r। मान लीजिए इसकी रेडियस को r कह दिया है तो इसको हम 2r कह देते हैं, कोई परेशानी नहीं। और 2r का मतलब क्या है, 2 इंटू OB, ये OB मतलब ये। अब देखिए आगे बात करते हैं, 2 लिख दीजिए और OB के लिए ट्रायंगल यूज कर लीजिए, यहां लिख दीजिए tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज OB एंड बेस इज OS। तो OB की वैल्यू आप लिखोगे तो लिखोगे OS tan C और OS की वैल्यू H है तो H tan C। देखिए पूरी बात मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो यहां पर वैल्यू आपको क्या मिल गई, OB की जगह H tan C। उम्मीद है इस बात को आप पचा पाए होंगे और यही इसका डायमीटर आ गया। कहीं भी सवाल है, कॉम्पिटिटिव तैयारी भी कर रहे हो तो नीट वीट, खैर इसकी बात अभी नहीं करते। तो ये आंसर जो बना वो ए वाला ऑप्शन बन गया जो देख पाए आप। तो आंसर इज ए इज द करेक्ट वन। ठीक, वापस व्हाइट कलर ले लेते हैं, दिखेगा साफ तगड़ा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ए निकाल पाएंगे। शांति से देख लीजिए, अच्छा सवाल है और ऐसे सवालों को भी बहुत प्यार से कर पाएंगे। एकदम लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान रहती है, प्यार से पढ़िए बस, घबराना नहीं है बस। आगे की चर्चा करते हैं। इफ द क्रिटिकल एंगल, हर एक कलर लेके चलते हैं कुछ देर। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम is 30 degree, then the velocity of light in the medium, velocity of light in the medium है, बिल्कुल आराम से निकलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। म्यू लेते हैं 1/sin C, C दिया है 30 डिग्री तो 1/sin 30 डिग्री है ना। sin 30 डिग्री होता 1/2, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया है। हमें मालूम है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़े हुए हो ये, तो ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैल्यू हो गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। मतलब ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये निकाल पाएंगे। देखिए मैं पूरा तगड़ा प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, कोई जल्दीबाजी में नहीं बता रहा। 15-20 मिनट का वीडियो पूरी मेहनत से बना रहा हूं कि आपको रियलिटी में फायदा हो। चालू वीडियो नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री का। इस तरीके से रे ऑप्टिक्स का भी मैंने 2 केस स्टडी पिकअप कर लिया। अब चलते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। आइए चलते हैं वेव ऑप्टिक्स पे, आइए। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की, और वेव ऑप्टिक्स पे मैंने 3 केस स्टडी ले ली हैं क्योंकि इस पे कई बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं, तो मैंने कहा पूरी मदद आपकी की जाए। चलिए बात को शुरू करेंगे। तो आ गए हम लोग वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, और ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। तो केस स्टडी नंबर 5 है ये। द फिगर शोज ए सरफेस XY, ये सरफेस XY आपको दिख रहा होगा, रिफ्रैक्टिव सरफेस है ये। 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2, ये सेपरेटिंग है, इंटरफेस है, दोनों को सेपरेट करने वाला मीडिया है। द लाइंस AB एंड CD, ये लाइन AB और CD है, ये 2 वेव फ्रंट्स हैं ऑफ लाइट वेव ट्रेवलिंग इन द मीडियम 1। मीडियम 1 में 2 वेव फ्रंट्स हैं AB एंड CD। इंसिडेंट है XY पर। इंसिडेंट के बाद द लाइंस EF एंड GH रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये 2 वेव फ्रंट बन जाती हैं जो आपको नीचे दिखाई पड़ रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये इनकी कहानी, दोनों वेव फ्रंट्स हैं, याद रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन जो इनके सामने हमारे सामने है, लाइट ट्रेवल्स एज ए। अब ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, कन्वर्जेंट बीम इन ईच मीडियम, डाइवर्जेंट बीम इन ईच मीडियम, डाइवर्जेंट बीम इन वन मीडियम एंड कन्वर्जेंस बीम इन दी अदर मीडियम। तो इसका आंसर जानते हैं क्या है? आंसर इज ए। मैं बता दूं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पाथ डिफरेंस होता है 2 वेव फ्रंट के बीच का, यहां पर जो AC और BD दिख रहा है, ये यहां पर इक्वल होगा जब ये रिफ्रैक्ट कर रही है। पैरेलल बीम्स है ना दोनों, यहां भी पैरेलल है, यहां भी पैरेलल है, तो बोथ आर पैरेलल बीम्स।
तो इनका पाथ डिफरेंस इसके पाथ डिफरेंस के बराबर होगा, दोनों के बीच के पाथ डिफरेंस के। इसलिए ये पैरेलल बीम होंगी दोनों मीडियम्स के अंदर। तो आंसर ए विल बी देयर, क्योंकि ए बी और सी डी के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस यहां भी आवेगा, ई एफ और जी एच के बीच में इक्वल रहने वाला है। तो इस वजह से ये पैरेलल ही चलेंगी, पाथ डिफरेंस विल बी सेम। तो ये पैरेलल बीम इन ईच मीडियम जाने वाली, ये हो जाएगा इसका ए का करेक्ट आंसर। दूसरी बात करते हैं, द फेज ऑफ द लाइट वेव एट सी डी ई एफ आर, फेजेस हैं फाई सी, फाई डी, फाई ई, फाई एफ, और ये दिया इट इज गिवन दैट फाई सी फाई एफ के बराबर नहीं है। ये डायग्राम था ऐसे करके, और ये जो वैल्यूज थी ये ए बी सी डी और ये करके कुछ ऐसे था, ई एफ जी एच। तो यहां पर जो बोला है कि फाई सी इज नॉट इक्वल टू फाई एफ। अभी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, उनमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए यहां पर जो चारों ऑप्शन फिर थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे आपके लिए, तो मैं बताता हूं कैसे किया जा सकता है सवाल। अब अगर मैं लूं यहां पर फाई डी की वैल्यू, तो मैं कलर को थोड़ा चेंज करूंगा। फाई डी अगर मैं लिखूं तो फाई डी के साथ साथ ये वैल्यू हो जाएगी फाई सी के इक्वल। क्यों? क्योंकि जो फेज होता है ना वो एक वेव फ्रंट पर हर जगह फेज सेम होता है। तो अगर सी डी हमारी एक वेव फ्रंट है, तो अगर फाई डी यहां पर फेज है तो इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे सबका फेज सेम होगा, सेम फेज ऑन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन ही यही होती है। इसी तरीके से बात अगर की जाए डी की जगह एफ की, तो मैं लिख सकता हूं एफ फाई इज इक्वल टू एफ ई। अगेन यही चीज, क्योंकि ये वेव फ्रंट एक है, इसके सबके फेस सेम होंगे। अब अगर मैं क्या करूं, इसमें से वैल्यू घटा दूं, यानी फाई डी माइनस फाई एफ, तो यहां फाई सी माइनस फाई ई लिखा जा सकता है। अब ये ऑप्शन देखिए यहां पर मिल रहा है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। ये थोड़ा सा तिकड़म वाला सवाल है, इसलिए मैंने बताया कि फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल टू फाई सी माइनस फाई ई। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया ये सवाल करते हुए कम से कम, कि एक वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं सबका फेज समान या सेम होता है। उस लॉजिक पे ये सवाल बनता है इस तरीके से। तो इस तरीके से काम हो जाएगा इसका। अगली बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें पार्ट की, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन मीडियम 1 एंड सेम इन मीडियम 2। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो काहे को सेम रहेगी भाई। फिर बात करते हैं लार्जर इन मीडियम 1 एंड देन इन मीडियम 2। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद आपकी जो वैल्यू है मीडियम 2 में वो स्पीड कम हो रही है। अब आप कहेंगे जरूरी थोड़ी है भाई कि मीडियम बढ़ भी तो सकती है, रेयर मीडियम हो तो हुआ। तो यहां पर जो डायग्राम था उस डायग्राम में स्पेसिंग घट रही है, देखें आप ध्यान से, तो द स्पेसिंग बिटवीन 2 वेव फ्रंट्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस। तो अगर स्पेसिंग घट रही है, गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज इन मीडियम 2 इज लेस देन दैट इन मीडियम ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्पीड घट जाएगी। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो मीडियम 2 में जो गैप है दो वेव फ्रंट के बीच में वो कम है विज़ मीडियम 1 के बीच के गैप के। तो ये अगर गैप कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड घट रही है। तो इसका ऑप्शन आंसर है बी। तो आंसर बी इज द करेक्ट वन। अब इसके ऑप्शन या चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा व्हाट इज द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट एमिटेड बाय ए लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ ए नैरो स्लिट। जो नैरो स्लिट होता है, इस नैरो स्लिट से जो वेव फ्रंट कैसा निकलता है, तो आंसर है इसका सिलिंड्रिकल इन नेचर। आंसर इज बी।
सिलिंड्रिकल नेचर से आपका जो नैरो स्लिट होगा, रेक्टेंगुलर स्लिट जो आप काटते हैं, उससे सिलिंड्रिकल नेचर का वेव फ्रंट निकलता है। ए प्लेन वेव पासेस थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से एक प्लेन वेव फ्रंट आप डालते हैं जब, तो द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वेव फ्रंट दैट इमर्जेस इज, इससे प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है तो कैसा इमर्ज करता है, तो इमर्ज करता है कन्वर्जिंग स्फेरिकल। आंसर इज सी। ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्लेन का प्लेन नहीं रहता, और इसका आप जानते हैं रेस कैसी होती हैं, कन्वर्ज करती हैं, और जो रेज होती हैं इसे कन्वर्ज करेंगी रेज एक जगह आके। इस सब का आपको वेव फ्रंट कैसा बनाते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। तो ये कैसा बनता है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। इस तरह से कन्वर्ज होती हैं और स्फेरिकल बनती चली जाती हैं। ये कहानी ऐसे बनेगी, ठीक, ऐसे 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 ये कन्वर्ज होती जाएंगी। सेंटर हो गया, ये नॉर्मल बनते चले जा रहे हैं तो कन्वर्ज हो जाएगी स्फेरिकल पे, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेगी। आंसर ये 5वां हो जाता है। अगला केस स्टडी देखते हैं, जो कि केस स्टडी नंबर 6 चली जाती है, हो जाती है 6 नंबर पर। अब इसमें काफ़ी कुछ डायग्राम लिखा, अच्छे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए लिया है कि पूरा वीडियो आप जब समय लगाएंगे तो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। न्यूटन्स रिंग इन ए फिनोमिना इन विच एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज क्रिएटेड बाय द रिफ्लेक्शन of light between two surfaces, a spherical surface and an adjacent touching flat surface। ठीक है भाई, इंटरफेरेंस हो रहा है। It is named after Isaac Newton, who investigated the effect in his 1704। When viewed with monochromatic light, Newton's ring appear as a series of concentric, alternating bright and dark fringes, rings, centered at the point of contact between the two surfaces. When viewed with the white light, it forms a concentric ring pattern, दिख रहा है यहाँ, of rainbow colors, because the different wavelength of light interfere at different thickness of the air layer between the surfaces। कुल मिला के इंटरफ्रेंस की जानकारी सी है, बाकी तो ऊपर से निकल जाता है, ऐसा ही केस स्टडी आ जाती है, कुल मिला के इंटरफ्रेंस की कहानी है। अब देखिए जो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। इन एन इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कोहेरेंट वेव इज A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/3 है। यहां पे वर्किंग कर दूंगा मैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू, A1 अपॉन एम्पलीट्यूड के रेशियो की वैल्यू 1/3 गिवन है। The ratio of maximum and minimum intensities of fringes will be, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है I max अपॉन I minimum। एम्पलीट्यूड के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है, उम्मीद है आपको मालूम होगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 अपॉन A2 पता है, तो आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी रख सकते हैं। मतलब आप क्या करें, A2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो A1 अपॉन A2 माइनस 1, A1 अपॉन A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी में वैल्यू रख दो, वैल्यू इधर रख देते हैं, जगह खत्म हो गई है, तो ये यहां पहुंच गए। अब A1 अपॉन A2 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1 अपॉन और 1/3 प्लस 1, ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो 3 तो कट ही जाएगा, 3 आया तो ऊपर आया 2 और नीचे आया 3 2, तो 2 का और नीचे 4, A1 प्लस A2 उल्टा लिख गया क्या, ऊपर प्लस है यार, हम भी ना, इसको प्लस करो और इसको माइनस करो, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 3 1 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये आ जाएगा 2 यानी 4, यानी 4:1। आंसर इज 4। ठीक, तो आंसर 4 आ रहा है, यानी आंसर इज ए। देखिए, तो इस तरह के सवाल आपके, देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप में आ जाएगा आपका।
केस स्टडी मैंने बिल्कुल करके दिखा दी है। ये इसलिए मैंने लिया ही है कि एग्जाम में आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाएं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है ये। तो आप इसको करिए और समझिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए, जो भी प्रोसेस जैसे भी करते हैं उसको करिए बिल्कुल अच्छे से। खैर अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इसीलिए लिया है कि आप इसको अच्छा कर पाएं। अगला, 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटरफेयर टू फॉर्म फ्रिंजेस, इंटरफ्रेंस हो रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालना है। इसका फॉर्मूला भी लिख दिया था, दोबारा फिर लिख देते हैं। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब यहां पे इंटेंसिटी की जो बात की है I1 अपॉन I2, यानी इसकी बात है। अच्छा, इंटेंसिटी जो होती है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या इसके बराबर होती है। के लगाओ कट जाएगा, रेशियो में ऐसा होता है। और इसी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10 अपॉन 25। तो यहां से A1 A2 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट जब ले लोगे काट पीट के। वैसे भी ये 10 अपॉन काटोगे तो आ जाएगा 2/5। इसका रूट वूट ले लोगे तो आ जाएगी वैल्यू कितनी, रेशियो के फॉर्म में, इसको छोड़ो यही रूट ले लो तो आ जाएगी वैल्यू 3.16 अपॉन 5। तो आप अगर वैल्यू लिखना चाहें तो A1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3.16 अपॉन 5 इंटू A2। ये देखिए A1 A2 निकला, इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देने वाले हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी I मैक्स अपॉन I मिनिमम, और इस A1 की जगह इसके A2 में डालो। यानी इसको थोड़ा कैलकुलेट अगर करोगे, डिवाइड मार दिया जाए इसको, तो ये आ जाएगी 0.63 अप्रॉक्सीमेटली। और भी आप कैलकुलेट से कर सकते हैं, मैं इतने पे ही तो 0.63, यानी कि अब यहां रखो तो 0.63 A2 प्लस A2, फिर 0.63 A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यू विल गेट 19.72, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन क्या बनेगा, सी। किस तरह निकाला वो कॉन्सेप्ट पूरा पकड़ लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल अलग से आपको प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। ये तो केस स्टडी में बता रहा हूं, अलग से ही न्यूमेरिकल करने को आ जाएगा ये। मैं क्यों, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाना, इसलिए मैंने इनको छोड़ा नहीं है। और ना 20-25 मिनट का वीडियो बना रहा हूं व्यूज के लिए कि 15 मिनट का ये वीडियो, ना, पूरी ताकत से वीडियो है कि आप एक बार देखें तो आपका बिल्कुल सॉलिड भला हो जाए, एकदम कल्याण। खैर उम्मीद है आप इस बात को पकड़ पा रहे होंगे। आगे चलेंगे, दूसरा सवाल था यहां तक। तीसरे की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इंटरफेरेंस। सो बबल शो करता है, एक्सेसिव थिन फिल्म ये शो नहीं करेगी, क्योंकि जो एक्सेसिव पतली फिल्म होती है उसमें उसका जो पाथ डिफरेंस होता है, जो एक्सेसिव पतली फिल्म होती है उसका जो पाथ डिफरेंस जनरेट होता है वो λ/2 जनरेट होता है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर देता है, मिनिमा क्रिएट कर देता है। डिस्ट्रक्टिव, इसकी जो लेयरिंग होती है वो छोटी होती, तो ऊपर और नीचे वाले से जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, या मिनिमा। इस वजह से इससे इंटरफेरेंस नहीं मिलता, आपको अंधेरा दिखता रहता है। तो आंसर इज बी। ज्यादा लेंदी नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि पूरा वन शॉट में कहानी लंबी है हम लोग की। आगे चलते हैं फिर। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज डबल्ड। देखिए स्लिट का सेपरेशन आपको याद होगा, मैं एक्सप्लेन कर करके आपको बताता हूं, इसलिए समझते चलिए। ये डी होता था, इसके S1 S2 ये सोर्स थे, इसके बीच के सेपरेशन को स्लिट सेपरेशन बोला जाता था, उम्मीद है याद होगा।
तो अगर इस स्लिट सेपरेशन को डबल कर दिए हो, डी को क्या किए हो, 2D कर दिए हो, टू मेंटेन द सेम फ्रिंज स्पेसिंग, सेम फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब है फ्रिंज विड्थ आपको सेम ही चाहिए। तो फ्रिंज विड्थ क्या हुआ करती थी, बीटा डी लेमडा अपॉन डी। उम्मीद है नई वाली भी इतनी ही चाहिए, यही चाहिए, डी लेमडा अपॉन डी के बराबरी नई वाली भी चाहिए। ऑन स्क्रीन द स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस डी मस्ट बी चेंज। कैपिटल डी को कितना बदलें, तो अगर आप देख रहे हैं कि हमने नई वाली के लिए डी डैश को लेमडा वही है, इसको 2D कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है डी डैश कितना हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये भी 2 होगा तभी तो कटेगा, तो डी डैश बिकम्स कितना, 2D। देख रहे आप सॉल्व कर लेना, उसको कुछ नहीं, डी से डी कट गया, लेमडा से लेमडा कट गया, डी डैश बराबर 2D आ गया, दिख ही रहा है। तो ये डी डैश बराबर 2D, तो आंसर विल बी ए। ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं और आप सबका सही आंसर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं देखिए फोटो तो बना के आपको तबीयत से समझा देता हूं, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन दिमाग में छप जरूर जाए। जल्दी में नहीं बनाऊंगा तो आपको लगेगा अरे छोटा वीडियो है, लेकिन छोटे वीडियो में चपकेगा नहीं दिमाग में आपके, क्या फायदा फिर। काम ऐसा हो जो याद रहे, मजा आए। 2 slits in young double slit experiment है widths of ratio, ये कौन सा पेन है, विड्थ इसकी 81:1 है, जो विड्थ को कई लोग ओमेगा या बीटा से दिखाते हैं, तो मैं बीटा 1 अपॉन बीटा 2 भी लिखता हूं, कई लोग ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 भी लिखते हैं। ये क्या चीजें हैं, ये स्लिट विड्थ हैं, स्लिट विड्थ, जो स्लिट बनाते हो उसकी विड्थ, ठीक। और ये किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, इंटेंसिटी के। वन शॉट में मैंने सब बताया है, डिटेल्ड वन शॉट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PYQs मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ आप बहुत उम्दा तरीके से देख सकते हैं। और देखिए बहुत सारे लिंक हैं, सबका बताऊंगा, 1 घंटा लग जाएगा, सब आपको एकदम टॉपर बना देंगे, मजाक नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। खैर कहां पे थे, तो ये 81:1 के बराबर का रेशियो गिवन है, क्या लिख रहे हैं, ये गिवन है। अब क्या पूछता है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स। ऐसे क्वेश्चन देखिए आएंगे और ये सब नीट वीट में भी पूछे जाते हैं, 2 मिनट में निकालो, चुटकी बजा। अब ये कितना सरल है। अब आप जानते हैं कि I1 अपॉन I2 की वैल्यू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर होती है। मजा नहीं आने लगता, देखो इसमें है ही क्या, आपको लगेगा बच्चों है ये सब, तो जानता हूं यार, मुझसे कोई बड़ा ताकतवर सवाल पूछो, रूट लगा दो, खेल खत्म। अब यहां पे वैल्यू ठोक पीट के बराबर कर दो, तो A1 अपॉन A2 और ये वैल्यू थी 81/1, क्या कर लेंगे हमारा, ये खत्म सवाल। 9:1 कहाँ है, आंसर इज सी, ये दिख रहा है, तो आंसर हो गया सी, बड़ा बड़ा, खत्म। ऐसे ही सवाल अब कर नहीं पाएंगे आप, क्यों नहीं कर पाएंगे, कोई जवाब नहीं आपके पास। तो इस केस स्टडी नंबर 2 भी खत्म होती है। एक और लेते हैं इंटरफेरेंस पे, मजबूत सवारी है ना। केस स्टडी नंबर 7 पे पहुंच गए हैं, करो धमाकेदार अंदाज में। खैर, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट वाला कहानी लिखा हुआ है। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट ए सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स 2 पैरेलल स्लिट्स। एक सोर्स ने ये 2 पैरेलल स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया है इन एन अदरवाइज ओपेक सरफेस, बाकी सब बंद है, सरफेस ओपेक है। द लाइट पासिंग थ्रू द 2 स्लिट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए डिस्टेंट स्क्रीन। ये वही कहानी है, ये स्क्रीन लगी हुई है, screen. When the width of the slits are significantly greater than the wavelength of the light, the rules of geometrical optics hold. ठीक है, वो सब बातें आप समझते हैं। The light casts 2 shadows and there are 2 illuminated regions on the screen. However, as the slits are narrowed in width, the light diffracts into the geometrical shadow and the light waves overlap on the screen. The superposition principle determines the resulting intensity pattern on the illuminated screen. Constructive interference occurs whenever the difference in path from the 2 slits to a point on the screen equals an integral multiple of wavelength. वही है इंटरफेरेंस की कहानी कह रहा है। This path difference guarantees that crest from the 2
waves arrive simultaneously. Destructive interference arises from the path difference that equals a half integral number of the wavelength. कुल मिला के जो पंचायत है, आपने YDSC पढ़ा है, उसी की कहानी है. अगर ये ना भी पढ़ें तो भी ये वही बातें कह रहा है. इसलिए मैंने कहा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है. चलिए फटाफट समझते हैं. When the screen is moved away, अगर स्क्रीन को दूर ले जाएं तो क्या होगा? फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट. द फ्रिंज विड्थ का क्या होगा? फ्रिंज विड्थ की कहानी, कलर बदलने का मूड है, बी डी लैम्डा अपॉन डी होती है. अगर इस डी को बढ़ा दोगे, दूर ले जा रहे हो, तो बीटा का क्या होगा? तो बीटा विल बी इंक्रीज्ड. बीटा स्लिट ये फ्रिंज विड्थ है, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, यानी आंसर विल बी ए. तो आंसर इसका ए है. ये आंसर ए हो गया. ए इंक्रीज कर जाएगी. समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं. एक कदम और आगे चलते हैं. अगला लिखा है, इफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन द फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ अगेन मैं लिखता हूं डी लैम्डा अपॉन डी. अब कह रहा है कि शॉर्टर लैम्डा को डिक्रीज कर दिए हैं, तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा? फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज कर जाएगी. प्रोपोर्शनल है, लैम्डा घटाओ बीटा घटाओ. फ्रिंज विड्थ है तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज. आंसर इज बी. ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप 100% सही करके आएंगे. मुझे पूरा विश्वास है. आपको भी है ना अपने ऊपर? बोलो, कमेंट करो, है कि नहीं है? हाँ है, बोलो बोलो भाई. चुप हो अब भी, कई लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं. कौन कमेंट करे? आलस खा रहे हैं, बताइए. या तो विश्वास नहीं है, या कौन करे अरे अरे ये सब से क्या होता है, ऐसा मन में फीलिंग हो रहा होगा. इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज डिक्रीज्ड, अगेन कहानी वही, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी. ये सेपरेशन में डी को कम कर दिया है. फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ जाएगी बढ़, क्योंकि इस डी और बीटा में रेसिप्रोकल का रिलेशन है. तो बीटा इंक्रीज, मतलब आंसर इज ए. आंसर इज ए. इस तरीके से इसको कर सकते हैं. समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की इसमें आवश्यकता लग नहीं रही है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इफ द विड्थ ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज दिस वन, देन द विड्थ ऑफ सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज विल बी. अब आप जान रहे हैं, अब आप बताइए कमेंट करके इसका आंसर. कैलकुलेट करिए, देखें कैसे आंसर निकालते हैं. जल्दी बताइए. अब कई लोग, कई बच्चे इसको कैलकुलेट करने लगे होंगे, जबकि बुद्धि काम नहीं की कई बच्चों की. क्यों? आपको मालूम है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इंटरफ्रेंस वाले में, स्लिट विड्थ सेम रहती है ब्राइट फ्रिंजेस की. कैलकुलेट करने की क्या जरूरत? ये फोर्थ हो या फिफ्थ हो या सिक्स्थ हो, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम होगी. यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर की सारी फ्रिंजेस मिलेंगी. यही आंसर होगा. आंसर इज सी, क्योंकि फ्रिंजेस सेम होती हैं, फ्रिंज विड्थ सेम होती हैं इंटरफ्रेंस में. तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको धैर्य बना के दिमाग चलाते रहना है. उम्मीद है चला रहे होंगे. अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जो बच्चा बताएगा वही KGF 3 में लिया जाएगा. If two slits in Young's double slit experiment are of unequal width. अब इन्होंने क्या कहा है पहले समझा दे, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी आपकी. ये स्क्रीन था मेरे बच्चों, DV सब पहचानते हो. इन्होंने क्या किया, ये जो S1 S2 है ना, इस S1 का विड्थ बदल दिया है. जो कांटा है ना स्लिट, एक का चौड़ा काटा एक का पतला काटा. अब तुम कहोगे स्लिट का विड्थ बदल देने से क्या फर्क पड़ा? तो हमने भी देखा था उसको, मान लीजिए ओमेगा से शो कर रहे थे. ये इसका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से. अगर हम विड्थ को चेंज कर देंगे तो इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी जाएगा बदल, दोनों से सेम इंटेंसिटी नहीं आवेगा. यही कह रहे हैं. इफ टू young slits of young double slit experiment are of unequal width. unequal width का मतलब unequal intensity of light निकल रही है. इससे क्या होगा समझ लो. अगर I1 बराबर I2 नहीं हुआ
तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि वेव थ्योरी में आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वेव थ्योरी के अंदर, है ना। तो फिर क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू, या A1 लिख दो, तो A1 इज नॉट इक्वल टू A2। तो जो डार्क फ्रिंज मिलेंगी, यानी आई मिनिमम की जब हम बात करेंगे, जिसे मुझे लिखना चाहिए A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो हमारा डार्क परफेक्टली डार्क नहीं होगा। जो काली फ्रिंज मिलेंगी वो प्योर ब्लैक, जेट ब्लैक काली नहीं होगी, वहां कुछ इंटेंसिटी, कुछ लाइट फेंकी हुई मिलेगी, आती हुई दिखेगी। तो जो हमारा पैटर्न होगा फ्रिंज का, जहां पे लाइट है जहां पर डार्क है, वो प्योर डार्क नहीं होगा। तो फ्रिंज का कंट्रास्ट पुअर मिलेगा, और पुअर मिलेगा तो देखने में तकलीफ होगी। भाई एक जगह लाइट है, एक जगह कम लाइट है, तो तकलीफ होगी ना कि अंधेरा तो दिख नहीं रहा। एक जगह लाइट हो, एक जगह अंधेरा हो, तो फट से पहचान जाते हैं। एक जगह लाइट हो, एक जगह कम लाइट हो, तो तिकड़म हो जाती, मुश्किल पड़ता है फिर, है ना, ये दिक्कत आ जाएगी। खैर, इसके हिसाब से ऑप्शन क्या बना, द डार्क फ्रिंज इज नॉट परफेक्टली डार्क, आंसर इज डी। मैंने देखिए प्योरली धमाकेदार अंदाज में आपको समझा दिया। इस तरह से ये चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के ऊपर 3 केस स्टडी मैंने करा दी, एकदम उड़ा दीजिए कसके, माही स्टाइल, छक्का, हेलीकॉप्टर शॉट मोदी मिसाइल। खैर चलते हैं अगले चैप्टर पे, डुअल नेचर पे। आइए, तो बेटा अभी हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर के केस स्टडी की। आइए चलते हैं और डुअल नेचर की केस स्टडी देखते हैं। तो ये रही डुअल नेचर, और इसकी भी 2 केस स्टडी मैंने आपके लिए ली है, जो मैं करके देता हूं आपको। तो केस स्टडी नंबर 8 पर है हम लोग। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, when a photon of light of frequency nu or wavelength lambda is incident on a photosensitive metal surface of work function phi naught, where phi naught is less than h nu, where h is a Planck's constant, ये आप जानते हैं, लिखा रहता, पढ़ रहा हूं वैसे। Then the emission of photoelectrons take place. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is given by K max is equal to h nu minus f naught, ये वर्क फंक्शन है, फाई नॉट या एफ नॉट लिखा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज न्यू नॉट, कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, तो इसको मैं फाई नॉट ही लिख देता हूं, शायद गलत छप गया हो। तो ये इस तरीके से कहानी है, ये आप जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ा हुआ है, बढ़िया है। अब सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कहानियां हैं इसमें। The photoelectric emission could be explained by the, किस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से, या क्वांटम नेचर से? तो आप जरा इसका जवाब दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे सही करने वाले हैं। जल्दी से रिप्लाई करिए और आप जान पाए होंगे इसका सही जवाब है बी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और कोई बच्चा गलत नहीं कर सकता, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो गलत कर रहा वो तुरंत ध्यान दे अपनी पढ़ाई पर, रिस्क है मैटर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन का जो वर्क फंक्शन है मेटल का 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ। जो लाइट पड़ रही है इस पे, उसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। The maximum kinetic energy of photoelectron emitted is, उससे एक मेटल है बेटा, उस पे एक आपने जो वेव डाली है वो 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ की है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है मैक्सिमम, ये हमको पता करनी है। एच वगैरह दिया, बहुत सिंपल सी बात है। हम चलिए ऐसा ही लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं के मैक्स, जो इक्वेशन रहती है आइंस्टाइन वाली, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच न्यू को लिख सकते हो एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। कुछ नहीं करना, वैल्यू डालनी है। तो एच की वैल्यू थी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी की वैल्यू जानते ही है, 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा है 300 नैनोमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9।
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया है और इसमें माइनस कर देंगे 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट जब करोगे तो आ जाएगा 4.125 minus 3.3 and you will get 0.825 electron volt. This will be your answer. और ये ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये किस तरह करना ये देख लीजिए, गुणा भाग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और भी कलाकारी तो आप करते रहेंगे। तो मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट कुछ बच्चे लेना चाहते तो ले सकते हैं, वरना आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले, इसको समझ गए होंगे, अगले क्वेश्चन पर केस स्टडी की चलते हैं। यहां देखिए लिखा है, ग्राफ है, द वेरिएशन टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। अब आप जानते हैं कि अगर हमने एक्स एक्सिस पर न्यू दिखाया है और के मैक्स को वाई पे दिखाया है, तो जो फॉर्मूला होता है आइंस्टाइन का या इक्वेशन जो होती है वो होती है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। आप ये जानते हैं। अगर हम न्यू को न्यू नॉट कर दें तो उस समय के मैक्स की वैल्यू होती है 0। भाई जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू नॉट कर दें तो के मैक्स 0 हो जाता है, ये हमको पता है। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें इसकी जगह तो के मैक्स हो जाएगा 0 और ये वर्क फंक्शन आप जान ही रहे हैं एच न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन, और ये हो जाएगा फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में न्यू की वैल्यू कभी भी लेस देन न्यू नॉट पॉसिबल है। यानी ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और के मैक्स ही हो जाएगा। इस इक्वेशन से दिख रहा है जहां पर न्यू नॉट ये वैल्यू आपने डाली है वहां पर के ये देखिए 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। यहां इससे कम का थ्रेशोल्ड डालेंगे तो के मैक्स निगेटिव चला जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे फिर ना, तो के मैक्स निगेटिव चली जाएगी वैल्यू, वो पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ नंबर सी इज देयर, तो आंसर इज सी। ये ग्राफ पॉसिबल होगा जो आपको समझना चाहिए। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश की है। फटाफट चलते हैं अगले सवाल पर। तो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई विद द इंटेंसिटी, इसमें अब क्या बोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये है एक तरफ करंट है, करंट इधर है और इंटेंसिटी इधर है। ये इंटेंसिटी है, फर्क समझना। क्या लिख दिया, इंटेंसिटी, और ये फोटो करंट, करंट फोटो करंट, ये कहानी है। इसका कैसे ग्राफ मिलता है ये आपने पढ़ा भी होगा। इसका ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पिछले 10 सालों में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसको तैयार करके रखिएगा। जैसे जैसे आई बढ़ाएंगे इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ती चली जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए पोटेशियम सरफेस, वर्क फंक्शन जिसका 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, के मैक्स की वजह से बराबर ही होता है ई वी नॉट इंसिडेंट वाले का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये जो लिखते हो ना, समझा ही दूं थोड़ा, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इसी के मैक्स को आप ई वी नॉट भी लिखते हो, इसी एच न्यू को एनर्जी भी लिखें जो इंसिडेंट एनर्जी है, तो घबरा मत जाना कहीं। खैर, तो अब यहां क्या करता हूं, ई वी नॉट इसलिए बता देता हूं कि जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छी तरह सीखो। अब यहां इंसिडेंट रेडिएशन था 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहां तक, और वर्क फंक्शन 2.1 है। 2 ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहानी चल रही है, घटाओगे आ जाएगा 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक,
अब ये E है इलेक्ट्रॉन वोल्ट निपट जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5.9 वोल्ट आ जाएगा। आंसर रहा ये, और ABCD में ऑप्शन है 5.9 यानी C, ऑप्शन इज C। तो ये ऑप्शन C आ गया आपका। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा कर रहा हूं जिससे पूरी पकड़ आपकी बन जाए। तो 5वां नंबर पहली केस स्टडी हो जाती है। दूसरी केस स्टडी यानी केस स्टडी पे हम लोग शायद पहुंच गए 9वें पर। 9th नंबर केस स्टडी पर है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठहराव के साथ, सरल भाषा के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं, जिससे मुझे अंदाजा लगे कि सही डायरेक्शन में बातें जा रही हैं। बड़ी मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है और आपसे पूछ के बनाया है कि किन किन टॉपिक्स पे बनाना चाहिए। इस हार्डवर्क को, इस मंशा को, इस इंटेंशन को, आपको मदद करने के इंटेंशन को, पॉजिटिव जेस्चर को आपका प्यार जरूर मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो पॉजिटिविटी जरूर फैलाइए, मेहनत, अच्छी मेहनत को। खैर आगे तुरंत उसको लेके चलते हैं, समय बचाना जरूरी है आपका। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस when radiations of suitable frequency fall on them। ठीक है, the emitted electrons are called photoelectrons and the current so produced is called photoelectric current। ये सब जानते हैं हम लोग। खैर इनका भी धर्म है बताना, तो उन्होंने बता दिया है। विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई ए फोटोट्यूब, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। अगर हम किसी प्लेट पर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, हमें मालूम है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। पहले 100 डाल रहे थे, अब 500 डाल रहे हैं, और एक फोटॉन का टक्कर एक इलेक्ट्रॉन से होता है। तो पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 10 की जगह 50 इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ये समझ पाए होंगे। पूरा वन शॉट जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको खोल के देखेंगे, PYQs देखेंगे, डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि अरविंद सर पहले क्यों नहीं मिले आपको। अगर नहीं मिले आपने देखा तो, सच बता रहा हूं, इतना प्यारा और सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन फिजिक्स का मिलेगा। मैं कहता हूं ना कि फिजिक्स आसान है, अरविंद सर के साथ और आसान है। आप एग्रीमेंट में आ जाएंगे कि यार वाकई बता रहे हैं अरविंद सर, मस्त, मजा आ गया, सच बोल रहा हूं, कोई गड़बड़ बात नहीं कर रहा आपसे। एनीवे, तो आंसर इज ए। आप इंसिडेंट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो स्ट्राइक करेंगे ज्यादा फोटोन, 100 की जगह 500, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी अब 100 की जगह 50 की जगह 100 निकलने लगेंगे। सीधी सी बात। एक कदम और आगे चल लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप्स एट ए सर्टेन टाइम t आफ्टर द लाइट source is switched on। The stopping potential V can be represented as। stopping potential की बात कर रहे हैं, हमको मालूम है कि stopping potential को लिखते हैं EV, जो K max के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? K max के। तो V किसके बराबर होगा? K max अपॉन E, बस। और इसकी वैल्यू किसके बराबर मिली? आंसर इज B। ये काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने KE max लिख दिया है। तो KE max या K max बात एक ही है, तो आंसर इज B। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी का। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर, दिस वन emits mono energetic photons of the energy 5 electron volt and work function 3 electron volt। The efficiency of photoelectrons emission is 1 second for every 10⁶ incident photons। Assume that photoelectrons are instantaneously swept away after emission। The maximum kinetic energy of photon, ये हमको निकालना है maximum kinetic energy। आप जानते हैं कि जो K max होती है वो hν माइनस फाई नॉट के बराबर होती है। तो इंसिडेंट वाली पड़ रही थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन था 3 का,
तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, यानी आंसर इज सी। आंसर इज सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका काम बन जाएगा। चलते हैं चौथे सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बताइए, लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड, फोटोसेल, ट्रांजिस्टर, कौन सा आपके हिसाब से इसमें से काम कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर? तो आप पहचान गए होंगे, जरा कमेंट कीजिए, मैं देखूं तो आप पहचान गए होंगे। इसका आंसर है सी, फोटोसेल। लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस हैं, वो भी पढ़ी हैं आपने। ट्रांजिस्टर चलो नहीं पढ़ी होगी, आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन एलईडी और डायोड तो कोर्स के अंदर ही है, वो तो पढ़ा ही है। और ये जो फोटो सेल है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द फोटो सेंसिटिव मेटल इज डबल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बच्चे गलत कर देंगे इसको। If the frequency of the incident light falling on the photosensitive metal is doubled, फ्रीक्वेंसी को डबल किए हुए हैं, कहां गई? The kinetic energy of the emitted photoelectron is, कई बच्चे शायद पढ़ने वाले भी डबल पे टिक कर दें, और जो नहीं पढ़ेंगे वो तो माता रानी की जय, जो समझ में आए, है ना। लेकिन पढ़ने वाले भी क्या करेंगे, वो सोचेंगे फ्रीक्वेंसी डबल हुई है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, लेकिन इसका आंसर है डी। कैसे? देखिए, अभी दिखा रहे हैं आपको, इधर ही कर लेते हैं। हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन जो होती है K इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट होती है। अब हमारी नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को कर दिया है डबल, वर्क फंक्शन तो बदलेगा नहीं, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2h होना चाहिए, 2h न्यू माइनस फाई नॉट। अब ये यहां पर न्यू, ये कुछ शब्द दुरुस्त तो लिखा हुआ है, तो मुझे वैल्यू कहां रख देनी चाहिए? न्यू की वैल्यू यहां से निकालकर यहां से निकालो तो h के टर्म्स में निकल आएगी। तो मैं चलो निकाल के देखें तो न्यू इज इक्वल टू k प्लस फाई नॉट अपॉन h। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं भाई यहां, तो 2h इंटू न्यू की जगह k प्लस फाई नॉट अपॉन h रख दिया, माइनस फाई नॉट, सफेद लेता हूं, h से h कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2k प्लस 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, यानी 2k प्लस फाई नॉट, और ये क्या थी? k डैश। अब इसका निचोड़, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो 1 में क्या था हमारे पास? k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये 1 थी, और दूसरी आई k डैश, फ्रीक्वेंसी डबल करने पर 2k प्लस फाई नॉट। कहाँ है ये? तो हम ये जान पाए कि k डैश, देखिए काइनेटिक एनर्जी का डबल से ज्यादा है, फाई नॉट जुड़ा हुआ है। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमको? आप देख पा रहे होंगे कि काइनेटिक k डैश इज मोर देन डबल, double the initial kinetic energy K। ये जानते हो, अलग से भी सवाल आता है, तो केस स्टडी में है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया इतना, वरना एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं थी, समझ में भी नहीं आता बिना एक्सप्लेन किए, ये अलग से ही सवाल आ जाता है। तो मैंने ये जो केस स्टडी बनाई है, कोई बच्चों सरल ढूंढ के नहीं बनाई है, मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रहता है, आपको सिखाना है। वीडियो की लेंथ से मुझे मतलब ही नहीं है, आपको टॉप क्वालिटी मिलनी चाहिए, मजा आ जाए आपको, आप बिल्कुल एकदम सुपर हीरो बन जाने चाहिए, इसलिए है ना, बिल्कुल देखिए जबरदस्त प्रहार।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये समझ पाए होंगे। मैंने एकदम आसान भाषा में करके दिखा मारा आपको। ये वीडियो एकदम गोल्ड वीडियो है आपके लिए, बाकी आप अच्छी तरह पढ़ ही रहे होंगे। तो ये हो जाता है डुअल नेचर का चैप्टर। अब चलते हैं एटम्स के ऊपर, आइए चलते हैं एटम को करते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग एटम्स की और देखते हैं एटम में कौन सा हमारे पास केस स्टडी है। तो ये रहा एटम्स में केस स्टडी नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The Bohr model of atoms was proposed by Niels Bohr in 1915. It came into existence with the modification of Rutherford's model of an atom. Rutherford model introduced the nuclear model of an atom, in which he explained that a nucleus positively charged is surrounded by negatively charged electron. ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो क्या है? Which of the following statements does not form a part of Bohr's model of a hydrogen atom? Bohr's का जो मॉडल था उसमें कौन सा पॉइंट इसका पार्ट नहीं बना? The energy of the electrons in the orbit is quantized. The electron in the orbit nearest the nucleus has the lowest energy. Electrons revolve in different orbits around the nucleus. The position and velocity of the electrons in the orbit cannot be determined simultaneously. तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर इज डी, कि पोजीशन और जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो एग्जैक्टली पता नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका अपने डिब्रॉय भी हाइपोथेसिस पड़ी हुई है, उसमें बताया कि वेव नेचर से इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एसोसिएट हो जाता है, तो एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते कि कहां पर इलेक्ट्रॉन है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है आगे क्या, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इस वाले पॉइंट का। आगे चलते हैं। व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल के सेंटर में क्या था? तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंगल प्रोटॉन, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन। इट इज वेरी इजी, आंसर इज न्यूक्लियस। तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं, तो आपको आता ही होगा, गलत होने के कोई चांस नजर नहीं आते हैं। अगला इसका जवाब दीजिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी क्या होती है? एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, दोनों होती है। एमिट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, या कुछ नहीं होता है? तो इसका आंसर आप क्या करने वाले हैं जरा जल्दी से बताइए, कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? हमेशा एब्जॉर्ब होगी, हमेशा एमिट होगी, या दोनों हो सकती है? आंसर है दोनों हो सकती है। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, दोनों हो सकती है। खैर आगे की बातचीत करते हैं। हाउ वर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल which could not explain the observed features of atomic spectra explained in Bohr's model of a hydrogen atom? रदरफोर्ड का मॉडल में क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जो नील बोर ने आगे एक्सप्लेन किया? इट मस्ट एमिट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट लूजेस इट्स एनर्जी, गेनिंग इट्स एनर्जी, ए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आंसर इज डी। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी अलग अलग, इसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड मॉडल कामयाब नहीं रहा, इस वजह से ये फेल कर गया था। आगे चलते हैं अगले पर। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स बिटवीन ऑर्बिट्स इट्स मोमेंटम इज, अगर ऑर्बिट के बीच में रह जाए तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो जाएगा बोलेंगे, तो आंसर विल बी ए। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है तो ये उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और किसी में चक्कर लगाएगा तो ये स्टेबल कंडीशन नहीं होती, वहां पर ये एनर्जी रेडिएट करता है और
रेडिएट करेगा तो वहां नहीं रह पाएगा, उसको कहीं ना कहीं कम एनर्जी स्टेट में आना पड़ जाएगा फिर। तो NH/2π के में रहेगा एंगुलर मोमेंटम में, तो वो बिना खर्चा किए आगे बढ़ पाएगा। तो ये केस स्टडी जो थी उसका पहला वाला पार्ट खत्म होता है, वो खत्म होती है। दूसरी केस स्टडी आपके सामने आती है जो कि है केस स्टडी नंबर 11। इसको भी देख लेते हैं। रीड द सोर्स आंसर। ठीक, द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन वॉज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर टू करेक्टली एक्सप्लेन द रेडिएशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. It was preceded by the Rutherford nuclear model of the atom. In Rutherford model, an atom consists of a positively charged point like nucleus that contains almost the entire mass of the atom and of negative electrons that are located far away from the nucleus. Bohr's model of the hydrogen atom is based on the three postulates. Pehla, an electron moves around the nucleus in a circular orbit. Second, an electron angular momentum in the orbit is quantized. The change in electron's energy at it makes a quantum jump from one orbit to another. It always accompanied by the emission or absorption of a photon. तो ये कहानी वो जो आपने पढ़ी है वही है। इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। The ionization potential of hydrogen is, आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है? आंसर है 13.6 वोल्ट। आंसर इज सी। आयनाइजेशन पोटेंशियल आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन की जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होती है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालें और कहां चला जाए? इन्फिनिटी पे। इस समय ग्राउंड लेवल पर इसकी एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी होती है 0। तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसकी एनर्जी 0 हो जाए। तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको प्रोवाइड कर देंगे तो निपट जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए इसका 13.6 वोल्ट इसको एनर्जी चाहिए होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम दे देंगे इतना तो ये निकल लेगा। द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन द विजिबल रीजन इज बामर सीरीज। तो बामर सीरीज विजिबल रीजन में फॉल करेगी। आंसर इज बी। द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आंसर इज बी। किस ऑर्डर की है फर्स्ट ऑर्बिट? 1 × 10⁻⁻10 मीटर। इस ऑर्डर का ये जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम विच लाइज इन यूवी रीजन। यूवी रीजन में लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज इन यूवी रीजन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज? आपको मालूम है जब भी लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसका मतलब होता है n = 2 और ग्राउंड स्टेट लिखने का मतलब होता है n = 1। तो रेडियस की बात कर रहा है, आपको मालूम है r = नहीं मालूम तो याद कर लीजिए, r = n² × r0। r0 का मतलब होता है बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस का मतलब n = 1 वाली रेडियस। और यहां rn लिख सकते हैं, ये मैंने सब आपको वन शॉट में दिखाया है, पढ़ाया है। तो rn = n² r0। तो अगर मैं यहां r2 रख दूं तो इसको 2² × r0 का मतलब r1 से है। तो r2/r1 कितना हो जाएगा? 4/1। तो ये आंसर हो गया A, 4/1। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत जगह इस्तेमाल होता रहता है। ठीक, ये आपके एटम्स के जो केस स्टडी थी वो हो जाती है। अब न्यूक्लियाई की केस स्टडी को भी लगे हाथ कर लेते हैं। आइए, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड वन ऑफ द रिवीलिंग एक्सपेरिमेंट्स इन एटॉमिक फिजिक्स दैट इज नाउ नोन एज द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। Some radioactive heavy elements emit alpha particles, helium nuclei, and a beam of these particles was directed at a thin gold foil. Alpha particle experiment था।
why is the classical Rutherford model for an atom of electron orbiting around the nucleus not able to explain the atomic structure? जो रदरफोर्ड का जो एक ट्रेडिशनल मॉडल था क्लासिकल, वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पाया, पहला पॉइंट, एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। इसलिए क्योंकि होता क्या था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। आपको मालूम है कि ईएम वेव्स का जो सोर्स होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। तो अगर यहां से ये ईएम वेव निकालने लगा, तो ईएम वेव जब निकालेगा तो इसमें से एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि ईएम वेव तो एनर्जी लेके जाती है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। अगर ये ईएम वेव निकालेगा, एनर्जी देगा, तो इसकी एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी और थोड़ी देर बाद क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में जाके भस्म हो जाएगा। स्टेबल कंडीशन नहीं हो पाएगी, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। ये कहानी थी। खैर मैंने जल्दी से बता दिया, एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, इसको नहीं बता पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। खैर आगे की चर्चा। एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स, ये तो भाई आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो अल्फा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 2 चार्ज कितना होगा, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास कितना होगा, 4 मास के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक, तो आंसर इज बी, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या लिख दिया, पार्टिकल लिख लेना जो भी लिखा हुआ है। तो 4 पार्टिकल के अंदर, अल्फा पार्टिकल के अंदर 4 बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के अंदर 4 + 2 इलेक्ट्रॉन, मास 4 प्रोटॉन के बराबर। इस तरीके से कहानी इसकी बनेगी। तो मालूम ही होगा आपको, नहीं मालूम होगा तो परेशान हो जाएंगे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज, एटम में क्या था, एटम में था न्यूक्लियस। तो आंसर इज 4 या डी होना चाहिए, जो भी लिखे हैं ये। तो न्यूक्लियस को शो किया था उन्होंने। ठीक है, ये तीसरे नंबर की कहानी। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम आर, according to Rutherford atomic model the electrons inside the atoms are ये मेरे ख्याल से यहां पर नॉन स्टेशनरी लिखा है, ये नॉन सेंट्रलाइज लिखा होना चाहिए। सेंट्रलाइज नहीं थे, चक्कर लगा रहे थे। तो यहां पर मैं काट के ही हाथ से लिख देता हूं, नॉन सेंट्रलाइज्ड। तो ये नॉन सेंट्रलाइज बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कि इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं थे, चक्कर लगाने की स्थिति में थे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम हैव न्यूक्लियस, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। सी, अगली बात करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डायोड, इस केस स्टडी नंबर 13, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट इज फाउंड दैट बियॉन्ड फॉरवर्ड वोल्टेज V इक्वल टू VK लिखा है, कॉल्ड नी वोल्टेज, द कंडक्टिविटी इज वेरी हाई एट दिस वैल्यू ऑफ बैटरी बाइसिंग फॉर PN जंक्शन, the potential barrier is overcome and the current increases rapidly with increase in forward voltage. When the diode is reverse biased, the reverse biased voltage produces a very small current, about a few microamperes, which almost remains constant with bias. This small current is reverse saturation current. Okay, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, नहीं रहना चाहिए। In which of the following figures the PN junction, PN diode is forward bias? लिखिए जरा इसको कमेंट करके ABCD में, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, जरा बताओ इसको। फॉरवर्ड बायस कौन सा है? ये है, ये है, ये है, ये है। तो फॉरवर्ड बायस में देखिए कौन सा है,
यहां पर अगर आप बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में, ये पी जंक्शन ये एन जंक्शन ऐसे ही सब में होगा। तो फॉरवर्ड बायस तब होता है जब पी वाला प्लस से लगाओ, एन वाला माइनस से। और प्लस माइनस कैसे लेते हैं? एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो यहां पर पी वाला 0 से लगाए, एन वाला प्लस से, उल्टा हो गया, रिवर्स बायसिंग है। ये आरबी है, रिवर्स बायसिंग। यहां आ जाओ, पी वाला माइनस से, एन वाला प्लस 0 से, फिर रिवर्स बायसिंग हो गई। पी वाला इधर है, एन वाला, पी वाला +7 से, एन वाला +5 से, कंपेरेटिवली पी वाला प्लस से हो गया। ये है फॉरवर्ड बायसिंग। तो आंसर इज सी। इसकी बात देखो, पी एन जंक्शन, तो पी वाला +2 से, एन वाला +7 से, रिवर्स बायसिंग। तो आंसर इज सी, फॉरवर्ड बायसिंग। दिख पा रहा होगा, है ना जी? समझिए ना, पी वाला +7 से, एन वाला +5 से, तो कौन बड़ा है +7 और +5 में? +7। तो पी वाले को प्लस से जोड़ा और एन वाले को समझ लो माइनस से जोड़ा। ऐसे समझ लो दोनों का डिफरेंस निकाल के कि 2 यहां लगाया है और 0 यहां लगाया है, डिफरेंस दोनों का 7 - 5। ऐसा सोचने की बात कर रहा हूं, ठीक? तो हमेशा हम पी एन में कंपेयर करके देखते हैं कि कंपेरेटिवली किसका पोटेंशियल ज्यादा है, कम। पी वाले का ज्यादा होना चाहिए, एन वाले का कम होना चाहिए। Based on VI characteristic of the diode, we can classify diode as, ये तो बड़ा फेमस है, नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये तो आपको पता ही होगा, ना पता होने की गुंजाइश नजर नहीं आती। अगली बात करते हैं, the VI characteristic of a diode is shown in the figure. The ratio of forward to reverse bias resistance। एक अच्छा सवाल बन जाता है। फॉरवर्ड बायस का पहले आप निकालिए रेजिस्टेंस, यहीं कैलकुलेट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका? फॉरवर्ड बायसिंग का। मैं एफ लिख देता हूं, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग ΔV/ΔI। ये फॉरवर्ड बायसिंग है, +V है ना, ये रिवर्स बायसिंग का है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक में हमें ΔV लेना है। तो ΔV, ये V इधर है, I इधर है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस, तो 0.8 - 0.7 अपॉन ΔI की बात कर रहे हैं। तो यहां से 20 में से 10 घटाओ, और ये ली गई है मिली एम्पियर में, तो 10⁻³ इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। अब रिवर्स बायस निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, तो भर गया, कर लो उधर ही। अच्छा, रिवर्स बायस में RR लिख देते हैं, रिवर्स बायस। इस वाले में आ जाओ, ये रिवर्स बायस की कहानी इधर है। तो यहां रिवर्स बायसिंग में यूज किया, तो ΔV या V रह गया। तो V कितना है? 10, और ये I कितना? 1 माइक्रो एम्पियर, N × 10⁻⁻6, तो 10⁻7। रेशियो निकालेंगे तो RF/RR, 10/10⁻7, 10⁻⁻6। यही आंसर है आपका। आंसर है क्या? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आंसर इज डी। इस तरीके से करिएगा, ये सब कंपटीशन में आ जाते हैं सवाल, अच्छे सवाल है, मतलब कंपटीशन ना समझिए, नहीं डरी जाएं कहीं। ये इस तरीके से आप कर लेंगे इस सवाल को, मेरे ख्याल से पूरी बात आप पकड़ पा रहे होंगे। आइए एक अच्छा और सवाल देखते हैं। In the case of forward biasing of a PN junction diode, which one of the following figures correctly depicts the direction of conventional current indicated by a arrow diagram, arrow mark? अब आप इन चारों को देख के बताओ तो जरा, कौन सा सही है, कितनी प्रिपरेशन तगड़ी चल रही, देखूं जरा। कन्वेंशनल करंट कौन सी होती है? जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, वो होती है। कमेंट करिए, देखूं जरा, पॉज कर लो वीडियो, कमेंट करो, देखूं क्या आंसर आता है आपका। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बाकी सब जानकारी आपके पास है। कमेंट करिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूं, कमेंट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है डी। प्लस से होल्स इधर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो उसकी विपरीत दिशा में करंट की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन, इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसी बनी हुई है। तो आंसर इज डी। आप समझ गए होंगे, ठीक।
चलते हैं आखिरी स्लाइड पर। उससे पहले याद दिला दूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक से एक बढ़कर जबरदस्त लिंक हैं। वन शॉट वीडियो के लिंक हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन PYQs, शानदार। आपने देखे होंगे, ये देख के देखिए। डेरिवेशन वन शॉट, अलग अलग डेरिवेशन, सब कुछ मिलेगा आपको। आप देखेंगे मजा आ जाएगा। सुपर इजी एक्सप्लेनेशन, वाकई आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। सिर्फ कहने पे ना जाइए, देखिए फिर कमेंट कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए देखने के बाद अच्छा लगे तो, क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग का कोई और तरीका नहीं है, कोई टीम नहीं है मार्केटिंग की। आप ही मार्केटिंग करेंगे, अच्छी या बुरी, जैसा मैं काम करूंगा वैसा। बुरा काम कर रहा हूं, लिखो बुरा करते हैं अरविंद सर। क्योंकि मुझे ये क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि 4-5 दिन, कई दिन से मैं देख रहा था, 4-5 दिन पहले कई बच्चों के कमेंट देखे कि सर आपके बारे में मुझे, मेरी ओपिनियन बैड ओपिनियन थी। आपका वीडियो देखा पहली बार तो मैं बहुत दुखी हूं कि पहले आप क्यों नहीं मिले। मैं सारे वीडियो अब फॉलो कर रहा हूं और मुझे ट्रेमेंडस बेनिफिट हो रहा है। अब बताइए मेरे बारे में बैड ओपिनियन क्यों थी? मैंने आज तक कोई गलत बात किसी के बारे में नहीं बोली है, और क्यों है मुझे नहीं मालूम, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो आप ऐसा कमेंट करके बताइए, बच्चा एक बार देखेगा कि कई बच्चे इससे बेनिफिट लिए हैं, वीडियो इस काबिल है कि आपको बेनिफिट दे सकता है, तो जरूर देखेगा। उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, और सच्चाई लिखने में कोई बुराई नहीं है। ना पसंद आए तो ना पसंद लिखिए, उसमें ये भी नहीं कह रहा हूं। नहीं पसंद आया तो लिखिए कि नहीं पसंद आया, पसंद आए तो जरूर लिखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को नहीं पसंद आया, वो 10 जगह लिख देता है, और पसंद आने वाला शांत बैठा रहता है। ये गड़बड़ होती है बहुत। इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बच्चे लाइक, क्योंकि आपको बताऊं कि अभी यूट्यूब वालों ने ही, मुझे मीटिंग थी, उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि मुझे उन्होंने वो दिया है 1 मिलियन होने के बाद, एक बंदा जो मुझे बताता है, मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं रहती, मैं पढ़ाता हूँ बस आपको। उन्होंने कहा कि जो 100 लोग देखते हैं मेरा वीडियो, उसमें से 67 लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, और वो लोग देखते हैं। अब बताइए, मैं आपसे बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें क्या है? अगर आप भूल ही जाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके लायक जब वीडियो आएगा तो आप तक पहुंचेगा कैसे? तो जब तक आप 12th में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की में आपसे फायदा ले रहे हैं, तब तक आप देखिए, आगे बढ़ जाइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या जाता है। जब तक आपका फायदा है तब तक तो सब्सक्राइब करके देखिए ना। वो भूल ही जाते हैं, जबकि वो बोल रहे हैं कि आप बच्चों को बताइए कि वो जो देख रहे हैं वो जुड़ेंगे, तो जो सीरीज के वीडियो आगे आएंगे उनको पता चलेगा। नोटिफिकेशन भी दबाएं। अब उसमें बोलने में भी अगर आपको लगे कि नहीं सर बोल रहे हैं, तो क्या करें सर बताइए? आपके फायदे की बात भी बोल दो तो सर को पता नहीं क्या, इस पर क्या गड़बड़ कर रहे हैं सर, कहना मुश्किल है। उन्होंने खुद ही बोला कि आप बताइए बच्चों को ये बात, फिगर बताइए, ना माने तो आप दिखाइए यहाँ पे फिगर। अब कभी मैं जनरल वीडियो बनाऊं तो दिखाऊं भी यहाँ पे कि देखिए आप मेरी स्टैट्स देखिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं झूठ। देखिए कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 33% लोग हैं मेरे, और जो लोग वीडियो देखते हैं वो 67% जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब क्या बोला जाए, खैर इसकी बात करते हैं। इफ एन आइडियल जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन फॉर यू। करके देखो और बताओ आंसर इसका। If an ideal junction diode is connected as shown, then the value of the current I, बड़ा अच्छा सवाल। तो I कैसे निकालोगे इसका? देखिए ये फॉरवर्ड वाइसिंग में है, ये P जंक्शन N जंक्शन, P वाला प्लस से, +3 से, N वाला इसके कंपैरिजन में कम से, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग हो गया है। फॉरवर्ड वाइसिंग में जब तक इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया जाए, इसको मानेंगे इसका 0 रेजिस्टेंस है, तो इस डायोड का रेजिस्टेंस 0। अब हमें लगाना है करंट की वैल्यू, तो आई हो गया कितना, डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी कितना हो गया यहां पर, 3 वोल्ट -1 वोल्ट, और आर कितना है 200 ओम, 2/200, 0.01 एम्पियर। ये आंसर आ गया है। कोई है? ये सी वाला है, तो आंसर इज सी, खेल खत्म। इस तरीके से आप
कर सकते हैं। पूरा देखिए मैंने वन शॉट में केस स्टडी, एक से एक अच्छी केस स्टडी, टच एंड गो वाली नहीं, न्यूमेरिकल जिसमें थे वो भी कराया। इतनी मेहनत की इसलिए कि आपको बेनिफिट हो। लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपके लिए जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं उसका शानदार रिजल्ट आपको मिले और आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं, अपना नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बेटा, थैंक यू, गुड डे, बाय।